नमस्कार। बीएससी मैथ यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऑप्टिमाइजेशन टेक्निक बुक का पार्ट सेकंड शुरू कर रहे हैं और ये महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के अंतर्गत बीएससी तृतीय वर्ष का थर्ड पेपर है मैथ का और उसकी सेकंड बुक है। ठीक है, इसका फर्स्ट चैप्टर है असाइनमेंट प्रॉब्लम। पार्ट सेकंड का फर्स्ट चैप्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम या नियतन समस्याएं। नियतन समस्याएं क्या होती है वो हम आगे जानेंगे। थोड़ी सी समय पहले मैं आप सभी के कमेंट्स पढ़ रहा था, उसमें मुझे ये बोला गया था कि सर आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में बताओ। तो देखिए, मैं वीडियो जब बनाता हूँ तो मैंने इंपॉर्टेंट के निशान वगैरह लगाए होते हैं, कौन सा किस साल में आया होता है। जैसे हम पढ़ते थे, हम 5 साल के पेपर देखते थे, उसी हिसाब से मैं आपको इंपॉर्टेंट बता देता हूँ। लेकिन आवश्यक नहीं है कि मेरे बताए हुए इंपॉर्टेंट सवाल ही एग्जाम में आए, तो ये आपके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। दूसरा, मैं हमेशा इंपॉर्टेंट सवाल पढ़ता था और पढ़ता हूँ, लेकिन कभी भी मैंने जो है और बाकी के सवाल नहीं छोड़े। और दूसरी बात, एग्ज़ाम में मार्क्स लाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर मेरे लिए मार्क्स लाना इम्पोर्टेंट होता तो आज मैं आपको पढ़ा नहीं सकता। आपके लिए जो नॉलेज है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर मेरी बात से सहमत है तो एक अच्छा सा कमेंट और एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा और एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका कमेंट जो है वो गिरते हुए हौसले को बढ़ाता है। थोड़ी देर पहले मैं सोच रहा था कि आज वीडियो शूट करूं या नहीं। टेंशन तो थी कि हाँ, किसी का 26 को है, किसी का 23 को एग्ज़ाम है। फिर भी मन में एक प्रॉब्लम डाउट था भी शूट करनी चाहिए नहीं। फिर कुछ कमेंट पढ़े तो लगा हाँ, स्टूडेंट्स जो है रिस्पांस दे रहे हैं और मुझे वीडियो शूट करनी चाहिए। तो प्लीज़ कमेंट करते रहिए, वीडियो को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। हम शुरू करते हैं नियतन समस्याएं। जैसा कि आपको पता है, मैं जितने भी जो डेफिनेशंस हैं वो अपने चैप्टर के जो भी हैं नोट्स से ही करवाता हूँ, तो मैं नोट्स ले आता हूँ। तो ये है हमारा चैप्टर असाइनमेंट प्रॉब्लम या नियतन समस्याएं। नियतन समस्या क्या होती है? ऐसी समस्या जिनमें n व्यक्तियों को n कार्य मिनिमम कॉस्ट पर हल करवाना नियतन समस्याएं कहलाती हैं। मान लो आप 4 लोग हों, ठीक है, और मैंने आपको 4 सवाल दिए, तो वो सवाल मैं आपको इस प्रकार से दूं कि मेरा भी समय बचे, क्योंकि मुझे आपको 1 घंटे पढ़ाना है, तो मेरा भी समय बचे और आप अच्छे से उन सवालों को हल भी कर सकें। तो वो जो विधि है, मतलब मैं क्वेश्चन को इस प्रकार डिवाइड कर दूं कि हाँ, ये बच्चा ये सवाल सॉल्व कर सकता है, ये बच्चा ये सॉल्व कर सकता है, तो वो जो है नियतन समस्या हो जाती है। ठीक है, अब ये मैंने इसकी टेबल बना रखी है, क्योंकि जो क्वेश्चन हैं वो इसी फॉर्म में आते हैं, इसलिए मैंने इसकी टेबल बना रखी है। हमें जो है जितनी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम है, चाहे वो मैक्सिमम में आए चाहे मिनिमम में आए, हमें उन्हें मिनिमम में ही सॉल्व करना होता है। और उसकी मेथड ये होती है CI J और XI J, जहाँ J I और 1 से n तक होते हैं। XI J है मैंने बता दिया है, अगर वो 1 है तो आईवा व्यक्ति जेवा कार्य दिया गया है या दिया जाए। अगर 0 है तो आईवा व्यक्ति को जेवा कार्य नहीं मिला है, मतलब ये व्यक्ति है और ये कार्य है। ठीक है, ये एक दूसरे से संबंधित है। अब इसके भी प्रतिबंध है, मतलब I1 से J1 से n तक XI J अगर इज इक्वल टू 1 आता है और I1 टू n और J2 टू n, मतलब I वे व्यक्ति द्वारा एक कार्य किया जाता है। इसी प्रकार अगर J इज इक्वल टू 1, I इज इक्वल टू 1 टू n XI J ये है, तो J वह कार्य एक व्यक्ति द्वारा किया जाता है। मतलब I वे व्यक्ति, हो सकता है वो अलग अलग व्यक्ति हो जो एक कार्य कर रहे हों। ठीक है, यहाँ पे क्या है, J वह कार्य वो एक निश्चित है भी, एक ही व्यक्ति द्वारा वह कार्य किया जाएगा। इसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट समानयन प्रमेय या रिडक्शन थ्योरम, जो कि 2016 में आई हुई है और नियतन समस्याएं 2019 में आई हुई है। ठीक है, 20 में नहीं आई थी। अब बात करते हैं रिडक्शन थ्योरम की। वैसे तो यहाँ पे मैंने इसको सारा कुछ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। यदि एक नियतन समस्या की लागत मैट्रिक्स की किसी पंक्ति या स्तंभ में कोई अचर जोड़ा या घटा जाए, तो नई मैट्रिक्स की लागत को न्यूनतम करने वाला प्लान मूल मैट्रिक्स की लागत को भी न्यूनतम करेगा। मतलब क्या है, मान लिया, मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया मेरे पास ये, मैंने इसे टेबल बना ली, 1 2 3 1 2 3। ठीक है, बेसिकली ये जो है वर्ग क्रम में ही रहती है। मान लिया कि मुझे मैट्रिक्स की जो लागत है वो कम करने के लिए मैंने 4 और जोड़ दिया। ठीक है, 4 और जोड़ दिया, तो इससे क्या होगा, इससे तो जो है लागत कम होगी ही होगी 4 से। तो जो हमारी 3 है ना, जिसको ये बोल रहा है जोड़ा या घटा जाए, तो नई मैट्रिक्स की लागत को न्यूनतम करने वाला प्लान मूल मैट्रिक्स की लागत को भी न्यूनतम, यानी इस 3 वाली को भी, जो हमारे पास पहले थी, उसको भी न्यूनतम करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इसके बारे में थोड़ा दे रखा है, मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ, करवाने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, मतलब इसकी डेफिनेशन आ सकती है, लेकिन ये जो पूरा प्रसार है वो कम ही आता है। हमें दे रखा है कि मिनिमम z बराबर ये है, ये व्यक्ति है और ये कार्य है, जैसा कि हमें सिंप्लेक्स एल्गोरिथम में CX दे रखा था, बिल्कुल वैसे ही।
रो है जो कि आई की फॉर्म में होगी, प्रत्येक रो में ए आई मतलब प्लस माइनस अगर हमें जोड़ना पड़े या घटाना पड़े, ठीक है। कॉलम जेवा होगा, प्रत्येक कॉलम में जो बी है वो जोड़ना पड़े या घटाना पड़े। हमने अब यहाँ पे मैंने जेड एस क्यों लिया, क्योंकि अगर मुझे मैट्रिक्स में कुछ जोड़ना या घटाना पड़ा तो मैंने जोड़ भी दिया और घटा भी दिया, जोड़ भी दिया और घटा भी दिया। एक्स को इनके मल्टीप्लाई में रखा, आगे मैंने इनका एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, तीनों के साथ अलग अलग सी ए बी, तीनों के साथ मैंने अलग अलग इनका मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है। और फिर यहाँ से जो अचर है ए बी जे उन्हें मैंने अलग निकाल लिया है, ठीक है। वी नो दैट, हम जानते हैं कि अगर ए आई में व्यक्ति द्वारा एक ही कार्य किया जाए तो यानी आई इक्वल 1 to n, मतलब ये करना क्या चाह रहा है कि एक्स की जो वैल्यू है उसे ये 1 प्रूफ करना चाह रहा है, जो कि आप आगे देखेंगे नेक्स्ट पेज पे आप देख पा रहे होंगे। और एक्स आई जे, अगर जेवा व्यक्ति भी एक ही कार्य कर रहा है तो अगर वो एक ही कार्य करेगा तो मतलब ये तो सेम मिनिमम जेड तो आएगा ही आएगा, यानी सी एक्स आई से ये तो आएगा ही आएगा। ए और बी के साथ जो एक्स थे वो भी यहाँ पे 1 हो जाएगी, यानी ये जो हमारा मिनिमम जेड डैश है वो एक्स से स्वतंत्र होगा, उससे इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसके बाद है नई डेफिनेशन है चल विक्रेता समस्या या टीएसपी। इसकी फुल फॉर्म मैं बताता हूँ आपको। ये है टीएसपी या ट्रैवलिंग सेल्स पर्सन प्रॉब्लम, चल विक्रेता समस्या। तो वापस नोट्स पे चलते हैं। कभी कभार जो है फुल फॉर्म की बजाय शॉर्ट फॉर्म टीएसपी दे दे और आगे चल विक्रेता समस्या लिख दे तो इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स के साथ ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए मैंने वो बताया है। चल विक्रेता समस्या भी नियतन समस्या के समान, ये बिल्कुल उसके जैसे है। एक चल विक्रेता अपनी n शहरों की यात्रा की दूरी, समय अथवा खर्चे को न्यूनतम करना चाहता है, टीएसपी कहलाती है। इसको मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लो चाहे वो अमेजोन का डिलीवरी बॉय हो और चाहे वो फ्लिपकार्ट का हो, जोमेटो का हो, अगर उसे अपना घर चलाना है तो उसे खर्चे चाहिए होंगे। मान लिया कि यहाँ पे 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। एक रास्ता तो ये जाता है भी वो यहाँ से ऐसे घूम के जाए फिर इसको डिलीवर करे, और फिर यहाँ से ऐसे घूम के जाए फिर इसको डिलीवर करे। एक और रास्ता क्या है, यहाँ से थोड़ा इधर जाओ फिर इधर जाओ और इसको डिलीवर किया। और इससे ही एक रास्ता ये है जिससे ये यहाँ पे डिलीवर कर सकता है। तो अब वो क्या करेगा, पेट्रोल भी उसका खुद का होता है, कंपनी तो उसे जैसे मान लो एक ऑर्डर जो है वो दे रहा है तो 10-15 रुपये देती है, तो उसे अपना तेल का खर्चा बचाना है तो वो क्या करेगा, ये ऐसे तो जाएगा नहीं, मतलब ये बड़ा रास्ता लेके जाएगा, उसे उसका खर्च पड़ेगा। तो उसने क्या किया, ये छोटा रास्ता चुन लिया, ठीक है। वो यहाँ से यहाँ पे इन दोनों को डिलीवर करेगा। यही जो है नियतन समस्या में है। मैंने सिर्फ आपको एग्जाम्पल देने के लिए जो है ये समझाया था। आई विश कि आपको ये एग्जाम्पल पसंद आया होगा। दिमाग में कुछ आ नहीं रहा था इसलिए मैंने आपको समझा दिया। असंतुलित नियतन समस्या, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। यदि एक नियतन समस्या में कार्यों की संख्या कार्मिकों की संख्या कार्यों की संख्या से कम हो, ऐसी नियतन समस्या को असंतुलित नियतन समस्या कहते हैं। संक्षिप्त में यदि नियतन समस्या में तो वह असंतुलित समस्या होगी। ये शायद यहाँ से लिखा नहीं हुआ है, यदि नियतन समस्या में हो तो। हाँ, ये लाइन पूरी लिखी नहीं हुई है, माफ़ी चाहता हूँ उसके लिए। मैं आपको समझाता हूँ। मान लिया कि जैसे यहाँ पे मैंने 4 व्यक्ति हैं मेरे पास और अगर मैंने उन्हें 6 कार्य दे दिए तो वो, इसके कहने का मतलब ये है कि जो कार्मिकों की संख्या है वो कार्यों की संख्या से कम हो। मैंने 6 काम के लिए 4 व्यक्ति लगा दिए तो वो जो है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम के अंदर आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आता है शून्य निर्दिष्टीकरण। तो शून्य निर्दिष्टीकरण मैं आपको वैसे तो नहीं समझा सकता, लेकिन आपको एग्जाम्पल के थ्रू जरूर समझाऊंगा। एग्जाम्पल नंबर 2 और एक जैसे है, लेकिन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जो एग्जाम्पल 1 है उसमें हमने जो शून्य निर्दिष्टीकरण है या जीरो असाइनमेंट है वो एक बार करना होता है। ये जीरो असाइनमेंट होता है क्या, याद नहीं है मुझे, कोई बात नहीं, एक बार करना है। लेकिन एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें 2 से 3 बार करना है, तो उससे आपको जो मेथड है वो पता चल जाएगा, इसलिए मैं एग्जाम्पल नंबर 2 करवा रहा हूँ। और ये देखिए मैंने आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2017-18 में आया हुआ है, तो आप उस हिसाब से आइडिया लगा सकते हैं कि ये पिछले 5 साल में आया हुआ है तो ये आ सकता है। ओके, ठीक है। तो अब हम एग्जाम्पल पे चलते हैं। तो ये है हमारा नंबर 1 प्रकार का उदाहरण। एग्जाम्पल नंबर 2 ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फर्स्ट जो है उसमें आपको शून्य निर्दिष्टीकरण या जीरो असाइनमेंट एक बार करना था, इसमें आपको 2 से 3 बार करना है। तो ये जो लाइंस कट कर रही हैं ये वाली चीज़ भी इसमें आ जाती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ओके, ठीक है। और अब हम इसको शुरू करते हैं। इससे पहले मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था, वो भूल गया है, सॉरी। और ये 2019 में भी आया हुआ है, तो हो सकता है कि इसमें आ जाए, मैं इसकी श्योरिटी आपको नहीं दे सकता। 5 मशीनों पर 5 कार्य निर्दिष्ट करने हैं जिसकी संबंध लागत मैट्रिक्स निम्न है। न्यूनतम निर्दिष्टीकरण समस्या को हल कीजिए। देखिए, अगर कहीं पे अधिकतम लिखा हो तो हमें उसे मिनिमम करना पड़ेगा। यहाँ पे मिनिमम है तो हम इसे कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे।
किसी का एग्ज़ाम 23 को है, किसी का एग्ज़ाम 26 को है, तो आप कमेंट करते रहिए। अगर उससे पहले भी किसी का एग्ज़ाम है तो आप मुझे बता दीजिए। वैसे मैं सोच रहा हूँ कि 3-4 दिन में जो है ये बुक कंप्लीट कर दूँ, ठीक है। इसलिए मैंने सोचा कि मैं इस टाइप की वीडियो बनाता हूँ। आज जो है मैं थोड़ा एक्सप्लेन करके वीडियो बनाऊंगा, ताकि आपको सभी चीज़ें जो सभी फैक्टर्स हैं वो अच्छे से समझ में आ सके। और कल हम जैसे बुक में समझते हैं पिछले कुछ दिनों से नोटबुक में, वैसे ही हम समझेंगे। ओके, तो अभी मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देता हूँ। मुख्यतः जो असाइनमेंट ये ये तो है जॉब्स, ये जो टेबल्स है ना, ये जो है वर्गाकार रहती है। मतलब अगर 5 रो है तो 5 ही कॉलम रहते हैं इसमें, ठीक है। और ये मशीन्स हैं इतनी, हमें दे रखा है 11, 9, 13, 21, 14, 17, 7, 16, 24, 10, 8, 12, 15, 17, 12, 16, 6, 12, 28, 11, 20, 15, 16, 26, 15, ठीक है। अब स्टेप फर्स्ट में क्या होता है, देखिए पहले तो आपको ये टेबल जो है लिख लेनी है अपनी जो, जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो अपनी जो आंसर शीट है उसमें पहले ये टेबल बनाएं। उसके बाद स्टेप फर्स्ट आता है जो कि होगा रो रिडक्शन, यानी रो में जो सबसे छोटा एलिमेंट होगा उसमें उसको सभी में से माइनस करना होगा। मैं बना लेता हूँ ABCDE और 1 2 3 4 5, ठीक है। अब रो रिडक्शन शुरू करते हैं, या जो है पंक्ति समान्वयन जिसको बोलते हैं वो शुरू करते हैं। तो सबसे छोटा एलिमेंट 8, 8 को सभी में से माइनस करेंगे। 11 में से माइनस करेंगे 3, 17 में से माइनस करेंगे 9, 8 को 8 में से 0, 8 को 16 में से 8, 12। इसी प्रकार इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 6 है, 3, 1, 6, 0, 9। उसी प्रकार इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 12, 1, 4, 3, 0, 4। इसी प्रकार इसमें सबसे छोटा एलिमेंट 17, 4, 7, 0, 11, 9। इसमें सबसे छोटा 10, 4, 0, 2, 1, 5। ये हमारा स्टेप फर्स्ट कंप्लीट हो गया है। अब स्टेप सेकंड आएगा, बहुत ही आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। इसलिए तो जो भी पूछते हैं कौन सी यूनिट करें या नहीं, तो मैं बोलता हूँ आप पूरा ही कर लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपके पास जो है एग्ज़ाम में ऑप्शन ज़्यादा होंगे अगर आप इतना कर लेंगे। अदरवाइज़ अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। यूट्यूब कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर सकते हैं। हमने पंक्ति समान्वयन जो है फर्स्ट स्टेप कर लिया है, या रो रिडक्शन। अब हम कॉलम रिडक्शन या स्तंभ समान्वयन शुरू करने हैं। यानी जो स्तंभ में सबसे छोटी वैल्यू होगी उसमें सभी को माइनस करेंगे। 1 छोटा है तो 2, 2, 0, 3, 3। यहाँ पे 0 छोटा है, सबसे 0 छोटा है तो वो लाइन वैसे की वैसे, जिस लाइन में 0 आ गया वो लाइन वैसे की वैसे रखनी होगी। 9, 1, 4, 7, 0, 0, 6, 3, 0, 2, 8, 0, 0, 11, 1। अब इसमें 4 छोटा है तो 8, 5, 0, 5, 1। ये आ गया हमारा स्टेप थर्ड। अब सेकंड, यानी कॉलम रिडक्शन। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा शून्य निर्दिष्टीकरण या जीरो असाइनमेंट। स्टेप थर्ड में हमें एज इट इज टेबल बनानी है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। इसमें हमें कुछ नहीं करना, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, या ABCDE। सॉरी मैंने गलत बना दिया, कोई बात नहीं, मैं टेबल बना लेता हूँ उसके बाद में आपको समझाऊंगा, ठीक है। टेबल एज इट इज़ आपको इसमें रखनी है, तो मैं पहले टेबल बना लेता हूँ। तो मैंने अब टेबल बना ली है। अब हमारा थर्ड स्टेप जो है शून्य निर्दिष्टीकरण या जीरो असाइनमेंट, मैं लिख देता हूँ स्टेप थर्ड, जो कि ये है, और ये है शून्य निर्दिष्टीकरण या जीरो असाइनमेंट। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको रो वाइज चलना होगा, पंक्ति वाइज चलना होगा। हम पंक्ति वाइज चल रहे हैं, हमें सबसे पहले जीरो मिला, उस पर बॉक्स बना दिया। याद रखें कि रो में एक से ज़्यादा जीरो नहीं होना चाहिए। अब कॉलम देखते हैं, क्या इस कॉलम में जीरो है? अगर है तो उसे काट दीजिए। और आगे देखते हैं, अगर यहाँ पे जीरो होगा तो हम उसे काट देंगे, यहाँ पे नहीं है तो नहीं काटा। दूसरी कॉलम चलते हैं, यहाँ पे जीरो आ गया, इस
पूरी रो में कोई भी और जीरो नहीं है, इसलिए हम सेलेक्ट कर रहे हैं इसे। और अब इसका कॉलम चेक करेंगे इस जीरो का कि क्या इसके कॉलम में जीरो आ रहा है, तो हाँ यहाँ पे इसके सीध में जीरो आ रहा है, हम इसे काट देंगे। ठीक है, ये हमारी रो कंप्लीट। थर्ड रो में चलते हैं। क्या इसकी सीध में कोई जीरो है पहले से, तो हम देख पा रहे हैं कि एक जीरो पहले से कैंसिल हो चुका है, एक पड़ा है, यानी दो जीरो आ गई, तो हम इसे सेलेक्ट नहीं करेंगे क्योंकि दो जीरो आ गई। चौथी कॉलम में, सॉरी रो में, इसमें देखेंगे कोई जीरो नहीं है। फिफ्थ रो में हमें एक जीरो मिला, लेकिन इसके आगे कोई जीरो नहीं है, अतः हम इसे बॉक्स में सिलेक्ट कर सकते हैं। क्या इसके कॉलम में कोई जीरो है? नहीं है। ये हो गया हमारा जो है रो वाइज निर्दिष्टीकरण हो गया है। अब कॉलम वाइज करेंगे इसी टेबल में। फर्स्ट कॉलम, क्या इसमें जीरो है? हाँ इसमें जीरो है, लेकिन एक जीरो है और इसकी रो में कोई जीरो नहीं है। जी हाँ, यहाँ पे जीरो है, तो इसे हम काट देंगे। कॉलम में अगर कोई मान लो ये हमने बॉक्स सेलेक्ट किया, तो हमें इसकी रो चेक करनी होगी, क्या वहाँ पे जीरो है दूसरा, अगर है तो उसे काटना होगा। फर्स्ट कॉलम हो गया। सेकंड पे चलते हैं, इसमें जीरो देखेंगे तो पहले से सिलेक्टेड है। थर्ड में चलते हैं, इसमें सेलेक्टेड है। फोर्थ में सेलेक्टेड है। फिफ्थ में कट किया हुआ है तो सही, लेकिन कट किया हुआ है। अब हमारे पास क्या है कि देखिए यहाँ पे 5 है, 3 और 2 5, यहाँ पे भी 5 है। अगर यहाँ पे 5 रो या 5 कॉलम है, तो हमारे पास जो जीरो सिलेक्शन है वो भी 5 का होना चाहिए, मतलब 5 जीरो सेलेक्ट होने चाहिए, तभी जो है हमें सभी मान मिल पाएंगे, अन्यथा हमें जो मान है वो नहीं मिलेंगे। तो हमारी जो मान है या वैल्यूज़ है वो हमें नहीं मिली है, क्योंकि हमें 4 जीरो सेलेक्ट किए हैं। तो इसके लिए एक मेथड क्या है कि हमें लाइन से जो है, लाइन से ऐसे लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी, ताकि हम इन जीरो को सिलेक्ट करना है। जीरो सेलेक्ट करेंगे तो किस प्रकार लाइन ड्रॉ करते हैं, और वो लाइन भी आपको ऐसे ड्रॉ करनी है कि वो 5 से अधिक संख्या ना, मान लो अगर ये 5 है तो इस जो हमारी लाइन है वो 5 होनी चाहिए और उसमें सारे जीरो सेलेक्ट होने चाहिए, और अगर कम है तो उससे ज़्यादा अच्छी बात है। तो इसमें जो है एक लाइन तो मैं ये सिलेक्ट कर रहा हूँ, इसे आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं अगर याद ना रहे तो इसमें क्या है, मैंने 3 जीरो सेलेक्ट कर लिए। अगर जीरो कट भी हुए हैं तो भी उन्हें सेलेक्ट करना आवश्यक है। एक जीरो, एक लाइन ये ड्रॉ कर ली, दूसरी लाइन हम जो है यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। आप डैश में भी कर सकते हैं या ऐसे भी कर सकते हैं, और तीसरी यहाँ पे। अब हमारा जो है लगभग जीरो कंप्लीट हो गया है, तो एक लाइन ये यहाँ पे रह गई है, तो एक लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ कर ली है। आप इसे दूसरे पेन से भी कर सकते हैं, मेरे पास नहीं था इसलिए जो है मैं इसी पेन से ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, इसे अच्छे से समझिए ताकि आप आगे के सवालों को हल कर सकें। अब यहाँ पे नियम क्या लगता है, अब हम नेक्स्ट टेबल बनाएंगे। उसमें क्या है, जहाँ पे ये क्रॉस हो रहा है, मान लो ये यहाँ पे क्रॉस हो रहा है, तो जितनी भी सबसे छोटी वैल्यू होगी ना, मान लिया अगर ये सबसे छोटी वैल्यू 1 है, तो वो 1 उस क्रॉस पे ऐड हो जाएगी। तो नई टेबल जो है, अगर यहाँ पे 4 है तो नई टेबल में 5 बनेगा, अगर यहाँ पे 3 है तो वो 4 होगा, अगर ये 0 है तो वो 1 होगा। बाकी जहाँ पे लाइन गुजर रही है वहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे यहाँ से लाइन गुजरी तो ये 0 है तो 0 रहेगा, ये भी 0 रहेगा, ये 1 रहेगा, ये भी 7 रहेगा, ये भी 0 रहेगा। और जहाँ से लाइन नहीं गुजर रही है, मान लिया देखा कि 2 2 3 3, इनसे लाइन नहीं गुजरी है, 5 8 5 1, तो इनमें से जो है सबसे छोटी वैल्यू 1 माइनस हो जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट टेबल बनाते हैं हम। आज की वीडियो में जितना हो सके मैं आपको उतना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, कल हम नोट्स भी अपलोड करेंगे, उन्हें साथ में समझेंगे भी, और कुछ सवाल जो है वो आगे आ भी सकते हैं जिन्हें मुझे अच्छे से समझाना पड़े, तो वो भी तीन चीज़ें करनी होंगी। तो इसलिए मैं आपको बहुत ही अच्छे से समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। हमारी जो नॉन सेलेक्टेड लाइन से, जहाँ पे लाइन हमने ड्रॉ नहीं की थी, जो एलिमेंट बच गए थे विदाउट लाइन के, वहाँ पे मिनिमम वैल्यू 1 थी। यहाँ पे हमें 2 2 मिला था स्टेप थर्ड में, तो वो 1 है वो इनमें से माइनस होगा क्योंकि इसमें से लाइन नहीं गुजरी है। 1 1 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे 3 3 था तो वो 2 2 हो गया है। यहाँ पे 0 था, उस पे से लाइन गुजरी, लेकिन वहाँ पे जो है क्रॉस मतलब प्लस का साइन, जैसे इस प्रकार का साइन नहीं बना। मान लो ये 0 है, इस पे प्लस का साइन नहीं बना, तो उसमें 1 ऐड नहीं होगा, वो वैसे का वैसा रहेगा। ठीक है, सॉरी मैंने गलत बना दिया है, ये 0 का 0 ही रहेगा, भूल से मैंने इसको 1 बना दिया है। ठीक है, अब वहाँ पे क्या था, आगे मैं बना देता हूँ टेबल, फिर समझाता हूँ आपको। ये 9 1 5, जहाँ पे क्रॉस था वहाँ पे वैल्यू ऐड हो गई है 7 और 0। फिर ये 0 था, 6 3 था, 4 हो गया, 0 2 8 0 1 11 1 7 4 0 4 0, ये हमने टेबल बना दी। अब हम इसका शून्य निर्दिष्टीकरण दोबारा करेंगे और फिर जो है लाइन सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि मुझे तो पता है कि आगे और हल होगा।
अब मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कौन सा एलिमेंट क्या था। यहाँ पे 2 2 था, तो हमने मिनिमम एलिमेंट 1 था तो वो माइनस करना था, तो इसलिए 1 1 हो गया। यहाँ से 0 हमने सेलेक्ट किया था तो लाइन इस पर ड्रॉ हो गई, इसलिए 0 का 0 वैसे का वैसा रहा। इनमें से भी माइनस हो गया दोनों में से। यहाँ पे लाइन ड्रॉ हुई थी इसलिए 9 पड़ा है, 1 पड़ा है। यहाँ पे क्रॉस आ गया, मतलब ऐसे लाइन ड्रॉ हुई, ऐसे लाइन ड्रॉ हुई। 4 था, ये 5 हो गया। ये 7 का 7 पड़ा है, यहाँ पे 0 था, 0 पड़ा है क्योंकि लाइन ऐसे ड्रॉ हुई थी। इस पे भी लाइन ऐसे ड्रॉ हुई थी तो 0 पड़ा है, 6 पड़ा है। और यहाँ पे क्रॉस आया था तो 3 से 4 हो गया, ये भी 0 पड़ा है और 2 पड़ा है। यहाँ पे 8 लाइन क्रॉस इस प्रकार क्रॉस हुई तो इसलिए 8 0 पड़ा है। और यहाँ पे ऐसे लाइन क्रॉस हुई, लेकिन यहाँ पे लाइन गई और ऐसे क्रॉस हुई तो 0 से 1 हो गया क्योंकि मिनिमम एलिमेंट 1 था, 11 और 1 पड़ा है। यहाँ पे 8 था, ये 7 हो गया क्योंकि लाइन ड्रॉ नहीं हुई। 5 4 हो गया है, 0 0 पड़ा है क्योंकि ऐसे लाइन ड्रॉ हुई थी। यहाँ पे 5 था, 4 हो गया, मिनिमम एलिमेंट 1 था, वो यहीं पे था और वो खुद में से माइनस हो गया। अब हम इसकी नेक्स्ट टेबल बनाते हैं, लेकिन उससे पहले हमें शून्य निर्दिष्टीकरण दोबारा करना होगा। तो कॉलम रो वाइज चलते हैं हम। रो वाइज चलेंगे तो इसमें एक ही जीरो है तो हम इसे सेलेक्ट कर लेते हैं। क्या इसके कॉलम में और जीरो है? तो ये देखिए जीरो है तो मैं इसे काट देता हूँ। सेकंड रो में चलते हैं तो ये सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि दूसरी जीरो नहीं है, इसके कॉलम में कोई जीरो नहीं है, इसलिए काटने की आवश्यकता नहीं है। इस रो में दोबारा 2 जीरो मिली है, छोड़ देते हैं। इसमें कोई जीरो नहीं है, छोड़ दिया। इसमें 2 जीरो है, छोड़ देते हैं। कॉलम रिडक्शन, एक जीरो आता है, हमने इसको पकड़ लिया, इसको डब्बा बना दिया। और इसके रो में हमें 1 जीरो मिला, हम उसे काट देंगे। दूसरे में 1 जीरो मिली, कॉलम में 1 जीरो मिली, रो में तो 2 है लेकिन कॉलम रिडक्शन करें तो कॉलम में देखेंगे कॉलम में 1 ही है तो हमने इसको सेलेक्ट कर लिया है। मतलब जिसको सेलेक्ट कर रहे हैं, मतलब जैसे कॉलम रिडक्ट कर रहे हैं तो हम कॉलम में देखेंगे कि क्या कॉलम में 2 जीरो है, क्या रो में जब हम रो सेलेक्ट करेंगे तो क्या रो में 2 जीरो है। अगर मान लिया मैं कॉलम में जो है देख रहा हूँ कि क्या इसमें 2 जीरो है, तो इसमें मुझे कॉलम में तो 1 मिली लेकिन इस रो में 2 है, तो मैं कॉलम रिडक्शन कर रहा हूँ तो रो का इस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इससे मैंने रो इस जीरो को सेलेक्ट कर लिया। अब इसको सेलेक्ट करने के बाद क्या है इसके रो में और जीरो है, तब जो है हम इस जीरो को काटेंगे। ओके, इस बात का ध्यान रखिए, कंफ्यूज हो जाते हैं कभी कभार, पर आप मत होइए, मैंने सभी चीज़ें अच्छे से एक्सप्लेन कर दी है। अब हमें दोबारा से लाइन ड्रॉ करनी होगी और लाइन इस प्रकार ड्रॉ करनी होगी कि सारे जीरो भी सिलेक्ट हो जाएं और हमारी लाइंस जो है वो 5 से ज़्यादा भी ना जाए। तो पहली लाइन ऐसे जाएगी, दूसरी लाइन ऐसे जाएगी, ये आपके माइंड पर निर्भर करता है। वैसे मैंने नोट्स बनाए तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तीसरी लाइन यहाँ से और चौथी लाइन यहाँ से। आशा करता हूँ कि सारे जीरो जो है वो सिलेक्ट हो गए हैं। हमने 4 लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ की है। आप पेंसिल से भी ड्रॉ कर सकते हैं। नई टेबल बनाएंगे हम। नई टेबल बनाने के बाद मैं आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार जो है वैल्यूज़ आई हैं। आई विश कि आपको रो रिडक्शन कॉलम रिडक्शन समझ में आ गया होगा। मान लिया हम अगर पहले रो रिडक्ट कर रहे हैं, हमने पंक्ति सामान्यन कर रहे हैं, तो पहले पंक्ति में देखेंगे कि क्या 2 जीरो है। अगर 2 जीरो है तो वो पंक्ति छोड़ देंगे, दूसरी पंक्ति पकड़ेंगे। अगर दूसरी पंक्ति में 1 जीरो है तो हम उसे सेलेक्ट कर लेंगे और देखेंगे कि क्या उसके कॉलम में कोई जीरो है, अगर है तो हम उसे काट देंगे। ठीक है, और मैं ये टेबल बना लेता हूँ जल्दी से। 0 6 5 0 3 0, सॉरी ये 8 है, 0 नहीं है, 8 0 2 11 2, कभी कभार गलती हो जाती है, 3 0 3 0। अब जो है ये आज का एक ही एग्जाम्पल होगा, इसे करते हैं। पहले हम पंक्ति सामान्यन या रो रिडक्शन करेंगे। देखते हैं क्या जीरो है, 2 जीरो मिल रही है, इसमें छोड़ दिया। इसमें भी 3 जीरो मिल रही है, इसको छोड़ दिया। इसमें भी 2 जीरो मिल रही है, इसको छोड़ दिया। इस पंक्ति में 1 जीरो मिल रहा है, इसको हमने डब्बा बना दिया। अब इसका कॉलम चेक करेंगे तो 1 जीरो मिला, काट दिया। फिर पंक्ति 2 जीरो मिला, छोड़ दिया। अब कॉलम रिडक्शन, 3 जीरो है, छोड़ दिया। 2 जीरो है, छोड़ दिया। इसमें कोई जीरो नहीं है, इसमें 1 जीरो है तो इसको पहले बॉक्स बना दिया। ठीक है, और इसके दोनों जीरो हैं वो कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, इसको हमने कर लिया है। अब रिडक्शन की बारी इसकी। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या है, दोबारा से फिर रो रिडक्शन करेंगे। अब हमारे पास 1 जीरो बचा है क्योंकि बाकी को हमने काट दिया है। अब इसका कॉलम चेक करेंगे तो इस कॉलम में 1 जीरो है, हम इसे भी काट देंगे। अब दोबारा से इस रो को डिडक्ट करेंगे, इसमें कोई जीरो नहीं है क्योंकि कट स्क्वायर बॉक्स बन चुका है। इसमें 1 जीरो है तो इसमें लगाएंगे और इसका कॉलम चेक करेंगे, ये जीरो है, काट दिया। इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, पहले से सिलेक्टेड है और इसमें 1 है तो इसे बना दिया, बॉक्स बन गया। देखते हैं कोई जीरो बचा तो नहीं है, इसमें कोई जीरो जो है इसमें नहीं बचा है। हमारे पास 5 जीरो सेलेक्ट हो गए हैं। हमारा जो है ए फर्स्ट के साथ आया है, बी फोर्थ के साथ आया है और सी फिफ्थ के साथ आया है और डी
थर्ड के साथ और ई सेकंड के साथ। ठीक है, हमारे पास वैल्यूज़ आई हैं 11, 6, 16, 17 और 10। इन सभी का ऐड 60 रुपये है। अब आप बोलोगे कि ये कैसे आया, हमें इनका कुल न्यूनतम बताना था। तो अब हम मैट्रिक्स चेक करेंगे। ए का फर्स्ट 11, बी का फोर्थ यानी बी का फोर्थ जो कि है 6, सी का फिफ्थ यानी 16 और डी का थर्ड यानी 17 और ई का सेकंड यानी 10। ये वैल्यूज़ हैं, हमने इस यहाँ से उठानी है और इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, यहाँ तक हो गया है। अब आगे क्या कंडीशन आएगी, आगे कंडीशन आएगी कि कभी कभार ऐसी स्थिति आ जाती है कि हम कॉलम रिडक्शन, रो रिडक्शन भी किया, कॉलम रिडक्शन भी किया, पर एक पंक्ति ऐसी आ जाती है जिसमें यहाँ पे भी 2 जीरो, यहाँ पे भी 0 आ जाता है। मतलब इस पंक्ति को कैसे हल करें, तो इसमें क्या है, हमें जो मिनिमम, हमें जो सही लगता है, मतलब हाँ इससे मिनिमम चीज़ें हो सकती हैं, तो हमें उस जीरो को सिलेक्ट कर लेना है, उसके बगल वाले को काट देना है अपनी मर्जी से। ठीक है, तो मैंने आपको एग्जाम्पल समझाया है, ये एग्जाम्पल हमने मिलकर किया है। अगर आपको अच्छे से समझ में आए तो कमेंट जरूर कीजिएगा। कमेंट अगर आपको समझ में ना आए तो ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरा हौसला अफजाई हो सके। तो वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।